हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिशा कफायरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द टॉपिक रेड एंड येलो सॉइल्स। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड भी कर देंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स बिगिन। सो रेड एंड येलो सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल से सुन के क्या पता चल रहा है कि वो सॉइल रेड होगी और येलो होगी। अच्छा, रेड कब होगी? रेड तब होगी जब उसके अंदर आयरन जो होता है ना, जिसके कारण से रस्ट होता है। रस्ट रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। तो वैसे ही रेड कलर की सॉइल क्यों होती है? बिकॉज उसके अंदर जो आयरन होता है ना, वो मिक्सड रहता है। और येलो सॉइल क्या होती है? जब उसके अंदर वाटर रहता है, जब सॉइल के अंदर वाटर रहता है तब उसे हम बोलते हैं येलो सॉइल। हाइड्रेटेड फॉर्म में येलो सॉइल होती है। ठीक है, अब ये कहाँ डेवलप होती है? सो इट डेवलप्स ऑन इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? वो रॉक्स जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में, लावा की ठंडे होने के बाद में बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो क्रिस्टल वाले जो इग्नियस रॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर ये रेड एंड येलो सॉइल डेवलप होती है। उसके बाद में ये वहाँ प्रेजेंट होती है रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, स्पेशली डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट्स में, और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, देन सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, मतलब गंगा प्लेन जो है उसके सदर्न पार्ट्स में पाया जाता है रेड एंड येलो सॉइल। फिर आप जो मैप है ना आपका, जो पिछले वाले पेज पे है, इसके पिछले वाले पेज पे, उसे अच्छे से देखिए। उसमें हर सॉइल का बताया है कि कहाँ कहाँ किस किस एरिया में कितना कितना प्रेजेंट है। सो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एकदम लर्न कर लेना क्योंकि वो आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर ये वेस्टर्न घाट्स के पिडमोंट जोन में भी प्रेजेंट है। पिडमोंट जोन मतलब क्या होता है? देखो, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं, आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट्स 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स का जो फुट हिल्स होती है, फुट हिल्स मतलब वेस्टर्न घाट्स के जो पैर होते हैं, पैर मतलब नीचे का हिस्सा जो होता है, बेस होता है जो उसका, उस जोन को हम बोलते हैं पिडमोंट जोन, मतलब बेस का जोन। ठीक है, तो आगे का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वाली सॉइल रेड तब होती है जब उसमें आयरन मिक्सड होता है, और हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होती है सॉइल तो वो येलो दिखती है। तो इतना ही है बस रेड एंड येलो सॉइल में। बस आपको क्या याद रखना है, ये कहाँ पर डेवलप होती है? तो ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर डेवलप होती है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। फिर ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये जहाँ पर सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन पे होती है, पिडमोंट बेस और पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में, देन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये मिलती है। सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट्स में मिलती है ये। सो सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब आता है लेटरेट सॉइल। सो लेटरेट जो वर्ड है ना, ये आता है लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से? लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, अब ये जो सॉइल होती है ना, ये एकदम रेड एंड येलो सॉइल के अपोजिट होती है। रेड एंड येलो सॉइल लो रेनफॉल की जगह पे रहती है और लेटरेट सॉइल हाई रेनफॉल की जगह पे रहती है। लेटरेट सॉइल जहाँ पे रहती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है कि जो लेटरेट सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो एकदम वॉश ऑफ हो जाती है वो बारिश आने के कारण, जिसके कारण हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लीचिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। जब ऊपर की जो टॉप लेयर होती है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब वो वॉश ऑफ हो जाते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। ठीक है, आ सकता है ये आया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। मतलब देखो, वर्ड एक है लेकिन एक वर्ड का भी एक क्वेश्चन बना लिया कि व्हाट इज लीचिंग, मतलब एक बड़े से पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया, लीचिंग। ठीक है, अब लोग बच्चे क्या करेंगे, इस लाइन को बच्चे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक वर्ड का मतलब समझना है। ठीक है, यही तो बोलते हैं कि पूरी बुक के अंदर से ही आता है। जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम आता है, आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। सोशल में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस बुक के अंदर से भी आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये उन जगहों पे भी प्रेजेंट होती, जैसे कि रेड एंड येलो सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में प्रेजेंट होती है। ये ऊपर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के ऊपर। लेटरेट सॉइल कहाँ प्रेजेंट होती है? सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जगहों पर, जहाँ पे वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इसका मतलब ये है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है। तो ऐसी जगह पे ये लेटरेट सॉइल पाई जाती है, जिसके कारण लीचिंग हो जाती है। अब ये जो होती है लेटरेट सॉइल, ये ना बहुत ज़्यादा गहरी होती है, एसिडिक होती है, इसके अंदर केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और लीचिंग के कारण केमिकल्स हट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर केमिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एसिडिक होती है। फिर यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो रेड एंड येलो सॉइल में हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो नो नीड टू राइट। अगर आपकी रेफरेंस बुक किसी रेफरेंस बुक में लिखा है तो आपको वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, क्योंकि जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया है उतना ही आपको पूछा जाएगा। अगर 3 फीचर्स दिए हैं रेड एंड येलो सॉइल के, तो आपको 5 नंबर का पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपको 3 ही फीचर लर्न करना, जरूरी नहीं है कि आप ये भी लर्न करो कि रेड एंड येलो सॉइल में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नहीं, 3 चीज़ें लिखी हैं, 4 चीज़ें लिखी हैं, वही लिख के आओ सिर्फ। समझ में आ गया?
तो लेटरेट सॉइल में जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। फिर इट ऑकर्स मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स, फिर ये सदर्न स्टेट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन में पाई जाती है, उड़ीसा में, कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में पाई जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है। अब यहाँ पर जब ये डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे पूरे साल बरसात होती है 200 सेंटीमीटर तक की, और डिसिडियस फॉरेस्ट 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ठीक है। इसी रीजन में जैसा कि मैंने बताया कि हाई रेनफॉल की जगह पे ये पाई जाती है लेटरेट सॉइल, तो ऐसी जगह पे लेटरेट सॉइल पाई जाती है। अब ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या होगा, कम वेजिटेशन होगा। यहाँ पे देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में और डिसिडियस फॉरेस्ट में वेजिटेशन इतना डेंस होता है और इतनी ज़्यादा बरसात होती है जिसके कारण लेटरेट सॉइल वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन ऐसे एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम हो रहा है, स्पार्स वेजिटेशन हो रहा है, और ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, कुछ बरसात भी हो जाती है, तो ऐसी जगह पे यहाँ पर जो ह्यूमस रहता है वो यहाँ पे कम होता है। डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट की जगह पे लेटरेट सॉइल में ह्यूमस बहुत सारा होता है, लेकिन स्पार्स वेजिटेशन वाली जगह पे या फिर सेमी एरिड एनवायरनमेंट जहाँ पर एरिड मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये नहीं रह सकती। एनवायरनमेंट में कैसी रह सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, ऐसी जगह पे ये रह सकती है, ठीक है। अब दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अब लेटरेट सॉइल जो हमारी धरती पर प्रेजेंट है, ठीक है, लेटरेट सॉइल में बहुत ज़्यादा इरोजन होता है और ये लैंड को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम अच्छे से सॉइल को कंजर्व करने वाली टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब कर्नाटका के हिली रीजन्स में, देन केरला में, तमिलनाडु पे इस सॉइल में कॉफ़ी और टी बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। और आंध्र प्रदेश और केरला के साइड में, तमिलनाडु के साइड में ये जो रेड लेटरेट सॉइल्स होती हैं वहाँ पर आप काजू बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो आप कभी गोवा जाना तो वहाँ पर देखना काजू के बड़े बड़े ट्रीज लगे होंगे और काजू को देखना कितने ही सुंदर लगे होंगे। मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दे दूँगी एक काजू की, ठीक है। अब एरिड सॉइल्स पढ़ते हैं। एरिड सॉइल्स क्या होता है? एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल जो होती हैं वो थोड़ी सी रेड कलर की होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, ये थोड़ी सी रेत टाइप की टेक्सचर में होती है, और सलाइन इन नेचर। एंड दे आर सलाइन मतलब तो अभी तक आपको मेरे वीडियोस देख के पता ही चल गया होगा कि सलाइन मतलब क्या होता है, सॉल्टी, ठीक है। तो ये नेचर में कैसी होती है? सॉल्टी नेचर में होती है। इन सम एरियाज द सॉइल कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। एरिड सॉइल्स एक ऐसी सॉइल्स होती हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और हम इस सॉल्ट को निकाल भी सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाते हैं इन सॉइल से और हम इस सॉल्ट को भी यहाँ से ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ड्यू टू द ड्राई climate, high temperature evaporation is faster and soil lacks humus and moisture। और इतने ज़्यादा ड्राई टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल होती है ये ह्यूमस में थोड़ा सा ह्यूमस इनके अंदर कम होता है और मॉइस्चर कंटेंट भी यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फोटो दूंगी, उसमें आप देखोगे कि लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल, जो नीचे का साइड है वहाँ पर क्या है, कंकड़ बहुत सारे हैं। यहाँ पर कैल्शियम के इतने सारे कंकड़ हैं, ठीक है, कैल्शियम कंटेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो नीचे के साइड में, जहाँ पे डाउनवर्ड साइड में आपको बहुत सारे कंकड़ टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। और इनके कारण भी क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर मैंने आपको समझाया था कि जब भी सॉइल पे कुछ भी डस्ट या फिर कोई सी भी बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ गिरती है और फिर आपके उस सॉइल के ऊपर पानी पड़ता है, तो पानी के साथ साथ वो डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई से भी पार्टिकल्स जो बहुत छोटे हैं साइज़ में, वो क्या हो जाते हैं, वो सॉइल के साथ अंदर चले जाते हैं डीप इन दी वाटर टेबल, और वाटर टेबल वहाँ से पोल्यूट होने लग जाती है। तो दैट इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दी सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन सीन इन दी केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अब एरिड सॉइल्स जो होती हैं, यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं यार, यहाँ पे ह्यूमस भी कम है, मॉइस्चर भी कम है, फिर यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट भी बहुत सारा है। तो हम क्या करें, कल्टीवेशन कैसे करें? लेकिन अगर आप कंजर्वेशन टेक्निक्स और अच्छे से यहाँ पर इरिगेशन करोगे तो यहाँ पर आप इस लैंड को भी कल्टीवेबल लैंड बना सकते हो, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के पास में बनाया गया है। ओके, तो अब आता है फॉरेस्ट सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल्स मतलब जो सॉइल्स फॉरेस्ट में पाई जाती है, और फॉरेस्ट सॉइल्स वो भी सॉइल्स होती हैं जो सॉइल्स माउंटेनियस रीजन में, माउंटेन वाले रीजन में पाई जाती है, हिली रीजन में पाई जाती है।
अब ऐसे रीजन में क्या होता है, रेन बहुत सारी होती है, सफिशिएंट रेन जो होती है वो यहाँ पे होती है, इसलिए तो प्लांट्स ग्रो होते हैं, वहाँ पे नहीं तो नहीं होते। देन द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फाउंड। अब माउंटेन का एनवायरमेंट जैसा होगा वैसे ही सॉइल का भी टेक्सचर होगा, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। जैसा कि मैंने बोला कि माउंटेन एनवायरनमेंट में जो माउंटेन एनवायरनमेंट के हिसाब से ही सॉइल का टेक्सचर भी डिसाइड होता है। तो आप अगर जाओगे वैली साइड्स में या फिर अपर स्लोप्स में जाओगे तो आपको लोमी और सिल्टी टाइप की सॉइल मिलेगी। फिर आप अगर स्नो कवर्ड हिमालयाज में जाओगे तो वहाँ पर सॉइल जो होगी उसका डेन्यूडेशन होता जाएगा, ठीक है। अब डेन्यूडेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज डेन्यूडेशन ना। सो डेन्यूडेशन मतलब होता है कि जो टॉप सॉइल होती है ना उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, देखो लीचिंग पढ़ा था तो उसमें केमिकल्स का रिमूवल होता है, ठीक है, पानी के कारण। यहाँ पे डेन्यूडेशन में ग्लेशियर्स के कारण, ठीक है, स्नो के कारण, जब स्नो गिरती है, स्नो माउंटेन से गिरती है तो स्नो के कारण जो अपर लेयर होती है यहाँ के फॉरेस्ट सॉइल्स की, उसकी टॉप सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, उसके न्यूट्रिएंट्स का रिमूवल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके कारण ये क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है और इसके अंदर लो ह्यूमस हो जाता है, लो ह्यूमस कंटेंट हो जाता है। नाउ ये द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स। अब ये सॉइल्स कहाँ पाई जाती है, ये सॉइल्स जो कि वैलीज में पाई जाती है वो, और रिवर टेरेसेस में जो पाई जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो फर्टाइल होती है, वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल प्रेजेंट होती है और वो बहुत फर्टाइल होती है। इतना समझ में आ गया। सो फॉरेस्ट सॉइल्स आई होप क्लियर है। अब आते हैं हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन विच इज़ अ लास्ट टॉपिक। फिर हम मनाएंगे, मतलब हमारा सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सो द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब होता है डेन्यूडेशन और लीचिंग अगर बार बार होता जाए और उसके साथ साथ बहुत सारा पानी जो है वो सॉइल लूज कर दे और सॉइल भी खुद भी अगर टूटने लग जाए या फिर बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, सॉइल डिग्रेड हो जाए, दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन जो होता है उसमें डेन्यूडेशन भी आता है, लीचिंग भी आता है, देन सॉइल का टूटना भी आता है, ब्रेकिंग डाउन, है ना, और वाटर का कंटेंट भी कम होता है, उसके अंदर मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमस कम हो जाता है, देन जो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल। तो दैट इज़ नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। लेकिन सॉइल इरोजन के बाद में सॉइल फॉर्मेशन भी तो होता होगा। सो सॉइल फॉर्मेशन भी होता है। तो ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन होता रहता है सब्सिक्वेंटली, एक के बाद एक होता रहता है। सॉइल इरोजन होता है, फिर सॉइल फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हुआ, सॉइल इरोजन बढ़ गया और सॉइल फॉर्मेशन जो कि बहुत टाइम में होता है वो क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया, कौन कौन सी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जिन्होंने इसके साइकिल को भी खराब किया। तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ये तो सारी चीज़ों की ही रूट्स मतलब बोलते हैं ना रूट्स है, ठीक है, जो कि इस प्रॉब्लम को, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम वाला जो पेड़ है उसको बड़ा करती है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवरग्रेजिंग, गाय भैंसों को ज़्यादातर चराना, जैसे मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, ओवरग्रेजिंग क्यों ज़्यादा बुरी होती है, क्यों ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन करती है। देन कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े घर बनाना जिसके कारण हम बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे, तो वो माइनिंग में भी होता है, बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे तो लेकिन आप भरते नहीं हो, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर द एक्सक्लेवेशन वर्क इज डन एंड द डीप स्कार्स आर लेफ्ट लाइक दैट ओनली, ठीक है। फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर मैंने आपको फोटो दिया है गुली इरोजन का। गुली इरोजन क्या होता है, रनिंग वाटर, जो पानी होता है वो आता जाता है सॉइल में और जहाँ जहाँ पानी आता जाता है वो वहाँ गड्ढे भी करते जाता है, जिसके कारण सॉइल के अंदर गड्ढा हो जाता है। जहाँ जहाँ पानी गिरता है, पानी ऐसा जाता है ना, वहाँ पर गड्ढा भी होता जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये कैसे होता है, देखो, तो ये क्लेई सॉइल्स में ही होता है, उसको बोलते हैं, ये जो बन जाते हैं ना, ये जो चैनल्स बन जाते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्यूलीज। और इस इरोजन को, जब पानी बरसने के कारण इस तरह से गड्ढा बन जाता है सॉइल में, दैट इज नोन एज ग्यूली इरोजन, ठीक है। अब ये जो लैंड है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इस लैंड को आप बोलोगे बैड लैंड विच इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। अब इस बैड लैंड को चंबल बेसिन में, ठीक है, ये भी एक बेसिन, एक जगह का नाम है चंबल बेसिन, तो वहाँ पर ऐसी बैड लैंड को क्या बोलते हैं, रेवाइंस, ठीक है। तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्हें मैंने बोल तो दिया है, लेकिन मुझे पता है कि 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना उनकी इतनी याद रखने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो कृपया करके ये पढ़ लेना ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, और इन्हें लिख के भी एक बार देख लेना, आप अपने नोट्स बनाया कीजिए, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है। अब इस
चीज़ में अपन और ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आप देखते हैं आप कौन ज़्यादा अच्छा करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम। रिवाइंस बोलते हैं चंबल बेसिन में समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट। अब वाटर तो यहाँ पे कैसे जा रहा है, इस तरह से बह रहा है, लेकिन जब सॉइल बहुत कड़क होगी, एकदम अच्छी होगी, एकदम अच्छी होगी, तो क्या होगा, सॉइल जो पानी होगा वो एकदम इस तरह से तैरेगा, ठीक है, ऊपर ऊपर ही तैरेगा, फ्लो करेगा ऊपर, ठीक है, शीट की तरह फ्लो करेगा ऊपर ऊपर ही। तो इसका कारण जो होती है, ऊपर की टॉप सॉइल जो होती है वो रिमूव हो जाती है, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। बिकॉज शीट की तरह वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज शीट इरोजन। वो अंदर नहीं जा रहा, वो गड्ढा करके अंदर नहीं जाएगा, गड्ढा करके अंदर जाएगा तो दैट इज नोन एज ग्यूलीज, और अगर गड्ढा करके नहीं जाएगा सो दैट इज नोन एज शीट इरोजन। तो ऐसे इरोजन को हम क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। ये भी आ सकता है 1 मार्क में। विंड जब ब्लो होती है तो विंड के कारण जो इरोजन होता है उसे हम विंड इरोजन बोलते हैं। फिर सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव फार्मिंग। अगर आप डिफेक्टिव मेथड्स करोगे फार्मिंग, जैसे आपने क्या, किसी फार्मर ने सोचो, एक इमेजिन करो एक केस, फार्मर ने क्या किया, अपनी पाइप को छोड़ दिया, बड़ा सा पाइप था, अपने पाइप को फील्ड में छोड़ दिया और सोचा कि सुबह तक मस्त इरिगेशन हो जाएगा, हमारे प्लांट जो होंगे बहुत अच्छा खासा ग्रो हो जाएंगे, बहुत अच्छा हार्वेस्ट होंगे। तो वो रात को छोड़ के वो सो गया, ठीक है। अब जब उसने उठ के देखा तो एकदम बाढ़ टाइप की आ गई। यार ऐसे ही तो मेथड्स को बोलते हैं डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। मतलब फार्मिंग के लिए मेथड तो है, लेकिन आपने कैसी मेथड कर दिया, आपने उसको खराब करने वाली मेथड कर दी, तो दैट इज द डिफेक्टिव मेथड, खराब करने वाली मेथड कर दी। तो ऐसे में अगर डिफेक्टिव मेथड करेंगे तो भी इरोजन होना पक्का है। तो जो आपने इतना सारा पानी अपने फील्ड में बहा दिया है उसके कारण इरोजन ही होगा ना, हार्वेस्ट अच्छा होने के तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके बाद में ये हमने क्या पढ़ दिया, सॉइल इरोजन पढ़ लिया। सॉइल इरोजन कितने टाइप्स के होते हैं, 1-2 मार्क में क्वेश्चन आता है, पढ़ लेना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे इसको कैसे, हम इस सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कॉन्टोर प्लगिंग है। कॉन्टोर प्लगिंग मतलब होता है प्लगिंग अलोंग दी कॉन्टोर लाइंस। मतलब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दे दूंगी कॉन्टोर प्लगिंग के, जिसमें आप गोल गोल तरह से, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, गोल गोल तरह से आप क्या करते हो, प्लगिंग करते हो, जिसके कारण क्या होता है, जब वाटर आता है तो वाटर ज़्यादातर वो स्लोप्स जो होती हैं वो रोक के रखती हैं, ठीक है, वो नीचे जाने नहीं देती, वाटर रोक के रखती है, जिसके कारण वाटर वहीं पे रहता है 2-3 दिन तक। अगर वाटर सीप डाउन भी नहीं हो रहा है, पर्कुलेट भी नहीं हो रहा है, तो वाटर कहाँ रहेगा, ऊपर की सरफेस पे ही रहेगा। तो अगले दिन भी अगर आप फार्मर नहीं देता पानी तो वो वाटर ही उस सॉइल के काम आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज कॉन्टोर प्लगिंग, जो कि सॉइल इरोजन के लिए अच्छी रहती है। देन एक होता है टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन फिर से मैंने फोटो दी है। टेरेस कल्टीवेशन मतलब जो आपकी सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ कैसी होती है, ऐसी होती हैं। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, टेरेस कल्टीवेशन इस तरह से कर सकते हो, पेड़ लगा दो यहाँ पे इस तरह के कल्टीवेशन में, इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। उसके बाद में ये जो टेरेस कल्टीवेशन है, अच्छे से याद रखना भैया, जो टेरेस कल्टीवेशन है वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज में पाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में ये टेरेस कल्टीवेशन पाया जाता है। फिर टेरेस कल्टीवेशन मतलब यहाँ पर होता है। फिर लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। अब बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं, यहाँ पे फोटो में मैंने आपको बताऊंगी कि स्ट्रिप्स जो होते हैं उसमें डिवाइडेड हो जाते हैं बड़े बड़े फील्ड्स, जिसके कारण क्या हो जाता है, छोटी क्रॉप्स यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे बड़ी क्रॉप्स लगाई, फिर छोटी क्रॉप्स यहाँ पे लगाई, फिर यहाँ पे बड़ी क्रॉप्स आई। तो जो विंड इरोजन होता है ना, कि विंड बहुत तेज़ी से आके इनको क्या कर देती है, इनको एकदम बहा के ले जाती है, पूरी ऊपर की विंड इरोजन हो जाता है, ऊपर की सॉइल रिमूव कर देती है विंड। तो क्या होगा, सबसे पहले ना बड़े ट्रीज़ लगाएंगे। बड़े ट्रीज़ क्या करेंगे, तो बॉडी गार्ड की तरह खड़े रहेंगे कि हम ना पीछे आने ही नहीं देंगे, हमारे पीछे विंड आने ही नहीं देंगे, हमारी छोटी छोटी क्रॉप्स पे जो हमारे बच्चे वाले जो क्रॉप्स है वहाँ पर विंड आने ही नहीं देंगे, जिसके कारण क्या होगा, हम एकदम बॉडी गार्ड बन जाएंगे। जैसी विंड आएगी हम एकदम विंड को आगे की तरफ भगा देंगे, ठीक है, ज़्यादातर विंड को, जो बहुत तेज़ से विंड आ रही है उसे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसके कारण क्या होता है, विंड का फोर्स जो है वो ब्रेक कर देते हैं बड़े बड़े ट्रीज। और सेम होता है, सिमिलर वे में होता है शेल्टर बेल्ट्स भी। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है। शेल्टर बेल्ट्स का आपने शायद गूगल में फोटो भी सर्च किया होगा, नहीं तो ये है, ये फोटो है, इसमें आप अच्छे से देखिए बेल्ट्स की तरह जो है, बेल्ट्स की तरह प्लांटिंग की गई है, तो दैट इज नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। और आप सैंड ड्यून्स जो हैं, जो कि इनफिल्ट्रेशन करते हैं वाटर का, उसको भी आप एकदम स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है।
सो दिस शेल्टर बेल्ट जो होता है ना, अगर आप सैंड ड्यून्स की जगह पे शेल्टर बेल्ट्स लगाओगे तो ये एकदम स्टेबलाइज कर सकती है सैंड ड्यून्स को, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोक सकती है, डेजर्ट की जो सैंड ड्यून्स है उन्हें स्टेबलाइज कर सकती है, और इस तरह से ये जो है वो वेस्टर्न इंडिया के डेजर्ट में यूज़ की जाती है। कौन सी टेक्निक? शेल्टर बेल्ट्स वाली टेक्निक। सो विद दिस आपका चैप्टर फुल्ली कंप्लीट होता है। सो लेट्स सेलिब्रेट। ओके, सो अब हम अगली बार में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी एक वीडियो में, जो कि 5 मिनट का जल्दी से वीडियो अपन ख़त्म करेंगे अगली बार में, और फिर हम क्या करेंगे, हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिविक्स का न्यू चैप्टर। ठीक है, सो विद दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से करिए और एकदम बार बार रीड कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार रीड करेंगे ना तो बुक में से ही आने वाला है सब कुछ, तो आपको इसकी लैंग्वेज याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। कोई भी कहीं पे भी डाउट आपको अराइज होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मुझे एंकरेज करने के लिए, फॉर एंकरेजिंग मी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ताकि मैं और रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ। सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय एवरीवन।